Hi everyone, welcome to the session. Today we are going to discuss this topic personal effectiveness at work. इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे हम वर्क बेटर कर सकते हैं, कैसे टाइम को मैनेज किया जाना चाहिए, टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, हाउ वी शुड प्रायोरिटाइज द थिंग्स, अर्जेंट वर्क कैसे जाने, इम्पोर्टेंट वर्क कैसे जाने, कौन सा काम पहले करें बाद में करें। वैसे ये टॉपिक काफी ज्यादा ऐसा लगता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते. सो दिस चैप्टर टीचर्स यू द टाइम मैनेजमेंट. लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट एनी डिले. Time management metrics we are going to study here. All right. करते हैं शुरुआत बच्चों टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन के साथ. देखो, टाइम मैनेज करने के लिए दो चीजें जानना जरूरी है. कोई काम जो अर्जेंट है और कोई काम जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या? जो अर्जेंट है इसका मतलब उसे तुरंत करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कल की मूवी टिकट है तो वो अर्जेंट है, आपको कल ही देखने जाना पड़ेगा. और इम्पोर्टेंट का मतलब ऐसा वर्क जो आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो अगर कोई काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है तो इन्हें तो हमें सबसे पहले करना चाहिए. फायर फाइटर्स हैं ये, इन्हें सबसे पहले करो, ये टॉप प्रायोरिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम देना है और एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट कल है. तो अब वो काम इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली मैम एग्जाम फॉर्म की बात हो रही है, और अर्जेंट भी है क्योंकि कल ही लास्ट डेट है, तो तुम्हें ये फॉर्म फिलअप करके तुरंत कर देना चाहिए. दिस इज टॉप प्रायोरिटी, मतलब इन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो. To manage time, tasks should be characterized by urgency and importance. Urgency का मतलब तुरंत करना, importance का मतलब कितना ज्यादा ये वर्क आपके लिए मैटर करता है. अब आता है आपके लिए ऐसे वर्क जो अर्जेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो ऐसे काम को आप सेकंड नंबर पे रखो, भले वो अर्जेंट नहीं है पर क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और कभी ना कभी तो वो अर्जेंट बनेंगे ही. फॉर एग्जाम्पल, 1 महीने बाद आपका एग्जाम फॉर्म की डेट आ रही है, लास्ट डेट. तो अभी वो अर्जेंट तो नहीं है, पर ये काम इम्पोर्टेंट है, और ऐसे कामों को अगर हम पहले से करके रख दे तो लास्ट मोमेंट क्राइसिस नहीं होता. तो इन कामों को आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे. प्लान इट. इफ इग्नोर दीज बिकम अर्जेंट एंड क्राइसिस लेटर. अगर यहाँ पे हम प्लानिंग अच्छे से नहीं करेंगे इन कामों के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि हो सकता है जब डेडलाइन आएगी तब हमको क्राइसिस होगा. थर्ड वन इज हाईली अर्जेंट एंड लेस इम्पोर्टेंट. अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट तो नहीं है. ऐसे काम पे आप कम समय दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कल मूवी की टिकट है, तो अर्जेंट है मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते थे, आप इसे इग्नोर भी कर सकते थे. ऐसे काम को आप डेलीगेट कीजिए, किसी और से करवाइए. डेलीगेट और लिमिट द टाइम, क्योंकि ये आपके टाइम वेस्टर्स है. ठीक है. ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये अर्जेंट है, बट डजंट मीन दे आर इम्पोर्टेंट, सो दीज आर डिस्ट्रैक्टर्स. लास्ट वन आपके टाइम वेस्टर्स है, जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है. जैसे कि रील्स स्क्रॉल करना, ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे कामों को इग्नोर कीजिए, मत कीजिए, दे आर टाइम वेस्टर्स. तो अगर हम देखिए, जो हाईली अर्जेंट है और हाईली इम्पोर्टेंट है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. सबसे पहले ऐसे कामों को कर. जो अर्जेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है, इनके लिए अच्छे से प्लान करो. ठीक है. जो काम अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन पे ज्यादा समय मत व्यतीत करो. और जो ना इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, ये आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, दे आर वेस्टर्स ऑफ योर टाइम. इन कामों को आप इग्नोर कीजिए, मत कीजिए. तो बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना से आपको कौन से काम प्रायोरिटी पे करने हैं, कौन से पहले करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, इग्नोर करने हैं. तो मुझे बता दीजिए कि आपके कौन से ऐसे काम हैं जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं एंड टाइम वेस्टर्स है. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन से ऐसे वर्क है वेर यू वेस्ट योर टाइम, जो ना इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, एंड कौन से ऐसे काम है जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग अर्जेंट बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल. आई होप आपको समझ आया होगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स. नोट लिख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए.
ये चलेगा इम्पोर्टेंस और अर्जेंट पे। हाईली इम्पोर्टेंट, हाईली अर्जेंट, फायर फाइटर्स, टॉप प्रायोरिटी। ठीक है। देन इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो इनके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा ताकि क्राइसिस ना हो। इम्पोर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है तो डिवोट लेस टाइम, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, दे आर टाइम वेस्टर्स, इग्नोर सच टास्क। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर नोट फॉर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ये आपका टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, कौन सा काम फर्स्ट करना है कौन सा सेकंड, ये मैट्रिक्स आपको समझा देगा अच्छे से। एंड दैट इज हाउ यू शुड प्लान योर वर्क। क्योंकि अगर हम अच्छे से प्लान नहीं करते तो वो कहावत है ना, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, एंड दैट इज सो ट्रू। नाउ कम्स द कॉम्पिटेंसी एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप में क्या स्किल्स और एबिलिटी होनी चाहिए। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज, ये सारी चीजें मिलकर कॉम्पिटेंसी बनाती है। अगर कोई भी पर्सन कोई टास्क कर रहा है तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर हम किसी से ऑडिट करवा रहे हैं तो वो पर्सन नॉलेजेबल हो, उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसने वो काम किया हो, उसके पास स्किल्स हो, तो दैट इज कॉम्पिटेंस। CPD का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मुझे पता है कि आप ACCA बन जाओगे, पर ऐसा नहीं है कि ACCA बन के यू आर नॉट सपोज टू स्टडी फर्दर। आपको आपका नॉलेज अपडेटेड रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब इफ वी आर अ प्रोफेशनल वी शुड डेवलप आवरसेल्फ कंटिन्यूअसली। Professional bodies like ACCA require the members to undertake CPD to ensure they remain fit to practice. वेरीफाइबल CPD क्या होता है? जहाँ पे आप कुछ नया सीखते हो और उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे अगर टैक्स रूल नए आए, जैसे आपको पता होगा इंडिया में इनकम टैक्स नया है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं कोई सेमिनार अटेंड कर रही हूँ और मुझे उस पर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो दैट इज वेरीफाइबल CPD। नॉन वेरीफाइबल CPD क्या है? जनरल रीडिंग और रिसर्च विदाउट फॉर्मल प्रूफ। ऐसा CPD जहां पे कोई एविडेंस नहीं है कि आपने खुद को अपडेट किया है, खुद के नॉलेज को अपडेटेड रखा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं कुछ जर्नल्स पढ़ रही हूँ, कुछ नए आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ टैक्स के ऊपर, तो ये मेरी जनरल रीडिंग है। यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ उसका कोई वेरिफिकेशन या एविडेंस तो नहीं है। जो मैं सेमिनार अटेंड करने गई वहां पे मैंने कोई सर्टिफिकेट रिसीव किया, दैट इज वेरीफाइबल, बट इट इज समथिंग वेरी जनरल और यहाँ पे कोई प्रूफ है नहीं उसका। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? अगर हम खुद के नॉलेज को अपडेट रखते हैं तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहते हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहता है और करियर प्रोग्रेशन हमारी अच्छी होती है। बिकॉज बीइंग प्रोफेशनल इट इज आवर ड्यूटी कि हम सारी लेटेस्ट चीजों से अपडेटेड रहें। दैट इज वाई CPD इज फॉर कि आप कोई डिग्री एक्वायर कर भी लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी नॉलेज वहीं पे एंड हो जाती है और आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। चेंजेस आते रहेंगे एंड वी शुड अपडेट आवर नॉलेज फॉर श्योर। अब एक टॉपिक आता है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग से शुरुआत करते हैं। काउंसलिंग में पर्सनल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। काउंसलर जो होता है वो उस पर्सन को समझाता है, उसकी प्रॉब्लम सुनता है, उसे मोटिवेट करता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व कर सकते हो। आपने डियर जिंदगी मूवी देखी है? तो आप मुझे बताओ, डियर जिंदगी मूवी में शाहरुख खान आलिया भट्ट की काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग करते वक्त वो आलिया भट्ट की हेल्प करने खुद नहीं जाता, ही जस्ट मोटिवेट हर। वो मोटिवेट करता है कि यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम खुद से सोच सकती हो, तुम खुद से डिसाइड कर सकती हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट काउंसलिंग इज। काउंसलिंग में पर्सनल इश्यूज सुने जाते हैं, पर्सन को मोटिवेट किया जाता है कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद कैपेबल हो। दैट इज काउंसलिंग। पर्सनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये है काउंसलिंग का मेन पर्पस। ठीक है, ये प्रॉब्लम और जो भी पर्सन का स्ट्रेस है वो रिजॉल्व हो। काउंसलिंग तब तक चलती है जब तक इश्यू रिजॉल्व नहीं होता। काउंसलिंग का नेचर थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है।
कॉन्फिडेंशियल का मतलब काउंसलर आपसे काफी सारी चीजें पूछेगा मगर वो सबको डिस्क्लोज नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉन्फिडेंशियल, तभी हम किसी को ट्रस्ट करके सारी बात बता पाएंगे। ठीक है। अब आती है कोचिंग। कोचिंग क्या होती है? तो कोचिंग में स्पेसिफिक चीज या सिखाई जाएगी या स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाएगी। वी आर टीचिंग समथिंग स्पेसिफिक इन कोचिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक सिखाने आई, तो वो कोचिंग हुआ। और ये टॉपिक मैं कितने टाइम में सिखाऊंगी, एक टाइम फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई टॉपिक 10 दिन में सिखाने वाली हूँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए है। फिक्स टाइम फ्रेम है कि 10 दिन में मैं आपको कोचिंग सिखाऊंगी। फॉर्मल होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है कि मैं आपकी 2 आवर्स की क्लास लूंगी। दैट इज हाउ कोचिंग इज। तो कोचिंग में स्पेसिफिक टास्क और स्किल सिखाया जाएगा। कोचिंग का गोल डिफाइंड होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है कोचिंग। ऐसा नहीं है कि जनरल कोचिंग होगी, कोई स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप सबको एक्सेल के फॉर्मूला सिखाने हैं, तो दैट इज अ स्पेसिफिक गोल ऑफ द कोचिंग। कोचिंग जनरली शॉर्ट टर्म होती है या फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होती है। और कोचिंग बहुत फॉर्मल होती है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है, प्रॉपर तरीके से होती है, एकदम फॉर्मल कोचिंग होती है। अब आती है मेंटरिंग। मेंटरिंग में जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारा मेंटर है वो रोल मॉडल की तरह होता है। वो हमको हमारे करियर में भी गाइड करेगा, हमको पर्सनली भी गाइड करेगा। वो हमको जनरल गाइडेंस देगा, जनरल करियर ग्रोथ। ठीक है। मेंटर जो होता है, मेंटर का गोल कोई स्पेसिफिक गोल नहीं। अब जैसे कोच आएगा, तो कोच आपको कोई स्पेसिफिक चीज सिखाएगा, पर मेंटर का ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता कि मैं यही चीज सिखाने आया हूँ। वो जनरल पर्पस के लिए आता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में रहता है। हो सकता है स्कूल टाइम का कोई टीचर हो, वो अभी भी आपको गाइड कर रहा हो, तो दैट इज योर मेंटर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है मेंटर में, और वो इनफॉर्मली गाइड करता है आपको, फ्रेंड की तरह, टीचर की तरह गाइड करता है मेंटर आपको। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस समझना चाहें, तो काउंसलिंग इज वेरी पर्सनल इन नेचर। अ पर्सन शेयर्स द इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है वहां पे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गाइडेंस देता है मेंटर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है जिसे मेंटर आपको सिखा रहा है, वो जनरल गाइडेंस आपको दे रहा है। जनरल करियर गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस। और कोचिंग जो होती है टाइम बाउंड होती है, एक स्पेसिफिक टाइम में सिखाई जाएगी, फॉर्मल होगी, शॉर्ट टर्म होगी। दैट इज व्हाट कोचिंग इज। सो आई होप दिस टेबल हेल्प्स यू। काउंसलिंग इज मोर पर्सनल। Counselor helps the person resolve the problems. Coaching is for teaching specific thing. Is short term, time bound. Mentoring. Mentoring में personal as well as professional guidance. Okay? लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा। कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होगा मेंटर का, नो स्पेसिफिक पर्पस। किस चीज के लिए ही वो मेंटरिंग देंगे हमको। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। नाउ कम द पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद को डेवलप करें, और वो डेवलपमेंट तब हो सकता है जब हम पहले खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ जानेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखते हैं, वो किस बेसिस पे? इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इसे हम इंटरेस्ट एबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है,
और आपके पास एबिलिटी भी है वो चीज करने की, तो वो तो आपकी सुपर पावर है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड यू हैव एबिलिटी ऑल्सो। तो आपका किसी चीज में इंटरेस्ट भी है और आपकी वहां पे एबिलिटी भी है, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है मगर एबिलिटी है, तो वो भी स्ट्रेंथ बन सकती है। पर कोई ऐसी चीज जिसमें ना तो आपको इंटरेस्ट हो या फिर आपको इंटरेस्ट है मगर एबिलिटी नहीं है, तो वो आपकी वीकनेस है। पहले हमको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जब हमें वीकनेसेस पता चलेगी तो हम गोल सेट करेंगे कि अब आगे क्या करना है। गोल सेटिंग। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक हो कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो। मेजरेबल भी होना चाहिए। गोल ऐसा रैंडम नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कुछ करना चाहती हूँ। गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट टू अर्न 20 lakhs। तो दैट इज मेजरेबल गोल। ठीक है। असाइनेबल हो, हम उसको असाइन कर पाए गोल को। रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो कि ऐसा गोल हो कि हाँ जो हम एक्चुअली अचीव कर पाए। टाइम बाउंड हो। टाइम बाउंड का मतलब अभी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये चीज मेरे को करनी है लाइफ में। करनी कब है वो भी पता होना चाहिए। बाय व्हेन शुड यू बी फिनिशिंग इट। ठीक है। अब गोल सेट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद टास्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने खुद को देखा, सेल्फ असेसमेंट किया। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहले खुद को देखो, फिर गोल सेट करो। ठीक है। फिर एक्शन प्लान्स कि हमको कैसे काम करना है। फिर हम काम करेंगे, एक्शंस लेंगे और लास्ट में हम रिव्यू करेंगे कि हमने अपने गोल्स को कितना अचीव किया। तो खुद को डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इफ वी वांट आवरसेल्फ टू डेवलप। नाउ कम्स द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब आर्ग्यूमेंट्स होना, डिसएग्रीमेंट्स होना। मैं कुछ और मानती हूँ, आप कुछ और मान रहे हैं, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बट कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है और अब वो दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई मुझे इससे आगे निकलना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट है। पर ज्यादातर केस में कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिविटी क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन को रोकता है, लोगों में बहुत ज्यादा डिटैचमेंट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे किया जाए। पहला तरीका है अवॉइडेंस और डिनायल। जहां पे मैनेजर इग्नोर ही कर रहा है, भाई जिनको लड़ना है लड़ो, मेरे को मेरा काम मिलना चाहिए। अवॉइडेंस और डिनायल का मतलब हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जिसके भी बीच लड़ाई चल रही है चलने दो। वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट। ये वाला जो तरीका है ये तभी काम आता है जब छोटी मोटी लड़ाई। अब बहुत बड़ा वॉर हो रहा है तो फिर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। असर्शन और सप्रेशन। यहाँ पे मैनेजर धमकाएगा कि अगर आप दोनों ने का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको निकाल दूंगा या फिर आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, या जो भी है मैनेजर धमकी देगा, मैनेजर थ्रेट देगा ताकि लोग लड़ाई झगड़े ना करें। बताओ आपको घर पे कभी ऐसा मिला है सप्रेशन, जहाँ पे पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं कि अगर तुम दोनों ने लड़ाई बंद नहीं की तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये सप्रेशन है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं अपनी पावर को यूज करने के लिए। पर इससे आपका रूट प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं ही होने वाला। ठीक है। फिर आता है नेगोशिएशन और रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें मैनेजर दोनों पार्टी से बातचीत करेगा। तो बोलेगा भाई तू भी थोड़ा, मतलब नेगोशिएशन का मतलब क्या, जैसे मैं बोल रही हूँ 10,000, तुम बोल रहे हो 8,000, तो मेरे को बोला जाएगा थोड़ा कम करो, आपको बोला जाएगा थोड़ा बजट बढ़ाओ, तो दोनों ही पार्टीज एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच पाए। तो दैट इज व्हाट नेगोशिएशन इज। ठीक है। यहाँ पे दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इट इज अ मिडल वे फॉर द थिंग्स। सूदिंग स्मूदिंग ओवर। ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सिंपली हियर मैनेजर ट्राइज टू क्लियर द डिफरेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए बोल रहा है कि लोगो शुड बी ब्लू एंड बी बोल रहा है ग्रीन। ठीक है। या मैनेजर बोल रहा है ब्लू और टीम बोल रही है ग्रीन। तो मैनेजर क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है हम ग्रीन रख लेते हैं ताकि हम टाइम पे अपना जो है
स्टार्ट कर पाए प्रोडक्शन, तो दैट इज व्हाट स्मूथिंग ओवर इज, कि भाई मैं आपकी चॉइस में एग्री कर रहा हूँ, तो हम इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अकोमोडेटिंग, कि आपकी चीज को हम मान लेते हैं ताकि हम फटाफट चीजें खत्म कर पाए। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म इज मूविंग वन पर्सन टू अनदर डिपार्टमेंट। अब दो लोग लड़ रहे हैं और वो लड़ाई रोज हो रही है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो एक पर्सन को हम बोल रहे हैं कि भाई आप इस नहीं इस डिपार्टमेंट में काम कर लो। तो दैट इज व्हाट प्रैग्मेटिज्म इज। मतलब टोटल ये 5 स्ट्रेटजीज है। पहली वाली बोलती है इग्नोर कर दो कॉन्फ्लिक्ट को, यू डोंट नीड टू पे मच अटेंशन टू इट, छोटे मोटे इश्यू है सॉल्व हो जाएंगे। सप्रेशन मीन्स डराना धमकाना ताकि लोग झगड़ा खत्म करें। नेगोशिएशन इज दोनों पार्टी से नेगोशिएट करना, कंक्लूजन तक लाना। स्मूथिंग ओवर इज मतलब डिफरेंसेस रिड्यूस करना, एक पार्टी को फेवर करना कि भाई तुम हमारी ये बात मान लो, हम आपकी ये बात मान लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस करना, डिफरेंसेस रिड्यूस करना। प्रैग्मेटिज्म सिंपली मीन्स कि भाई एक पार्टी को दूसरी जगह भेजो ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। ठीक है, अब जब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होंगे तो उसके क्या रिजल्ट होंगे? पहला रिजल्ट है विन विन, जहां पे दोनों ही पार्टीज को बेस्ट सोल्यूशन मिल गया और दोनों पार्टीज खुश है, दैट इज विन विन सोल्यूशन। विन लूज का मतलब जहां पे एक पार्टी को फायदा हुआ है और दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ है। और लूज लूज का मतलब वो नहीं होता लड़ाई झगड़े में दोनों का ही नुकसान हो गया, बोथ साइड्स डिडंट गेट व्हाट दे वांटेड, सो दैट इज लूज लूज। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या जाना? आज हमने टाइम मैनेजमेंट को जाना, कि टाइम कैसे मैनेज करे, कौन सा काम पहले करे जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो, कौन सा काम इग्नोर करे जो अर्जेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा हमने क्या सीखा, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करें। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आप असेसमेंट करो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। इसके बाद आप गोल सेट करो, एक्शन प्लान्स बनाओ, एक्शंस लो, उसको रिव्यू करो। पीडीपी होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल बन भी जाते हैं तो कंटिन्यूअसली खुद को अपडेट रखें विद द लेटेस्ट नॉलेज। कॉन्फ्लिक्ट्स कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉब्लम्स ये अराइज होती है कि काम जो है इफेक्टिवनेस इम्पेयर होती है, इसलिए इसे रिजॉल्व करना पड़ता है। और सोल्यूशन क्या है? तो अवॉइडेंस हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, प्रैग्मेटिज्म हो सकता है, अकोमोडेशन हो सकता है, ये सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो दोनों पार्टीज को जो मिल चाहिए वो मिल गया, या दोनों पार्टीज को जो चाहिए वो नहीं मिला, या एक ने जीत ले ली एक को हार मिली। तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। एंड आपको इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आप बैच में एनरोल कीजिए, एंड देयर यू विल फाइंड द नोट्स। ये बैच कंप्लीटली फ्री है, आपको सिंपली पीडब्ल्यू के आधार बैच में एनरोल करना है बच्चों। ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, what are the time wasters for you and what are the distractors for you. Thank you so much, stay tuned, we'll be coming up with a new topic soon.